तो जाना भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है? इसका जो रजिस्ट्रेशन वाला मसला था वो अभी हल नहीं हुआ है। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हॉस्टल की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, तो पता चला कि हमारा हॉस्टल ही इलीगल है। तो अब मैं आया हूँ इंडियन एम्बेसी, यहाँ से जाके मदद मांगता हूँ। यू शुड हेल्प अस, यू आर नॉट गुड। मेरा कैमरा है, अपने आप से बात कर रहा हूँ मैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और एक परेशानी में फंस गया हूँ मैं। बिश्केक में हूँ, किर्गिस्तान में। आपको याद होगा रशिया वाले ट्रिप पर रशियन वीज़ा जब भी हम लेते हैं तो इनविटेशन लेटर लेना पड़ता है, और काफ़ी लोगों ने सवाल किया था कि क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है रशिया में घूमते हुए। तो मैंने तो नहीं कराया था और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी, आराम से वापस आ गया था। बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर्स ऐसे हैं जो बहुत मुझसे ज़्यादा, मैं शायद 10 दिन वहाँ रहा था, तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा 1-1 महीने वहाँ पर रह कर आए। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन रशिया और सोवियत कंट्रीज़ जितनी भी हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है। इस बार मैं किर्गिस्तान जब आया तो 90 डेज़ का वीज़ा लिया मैंने, और वीज़ा प्रोसेस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कल शाम को ऐसे ही इंटरनेट पर पता चला रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एक डिपार्टमेंट में जाके, उसकी फ़ीस है 120 सोम। लेकिन रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ेगा जबकि मेरे पास में 90 डेज़ का वीज़ा है और मैं अपने वीज़ा पीरियड में हूँ। अभी मुझे सिर्फ 52 डेज़ ही हुए हैं। तो ये ज़रा मैं आज कंफर्म करने के लिए जा रहा हूँ। इस बीच में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि हो सकता है कि मुझे पेनल्टी भी देनी पड़े, जो कि 10,000 सोम है, यानी $150 के आसपास, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ में पीछे हैं शुभम, हम दोनों इंडियंस हैं। हम दोनों का केस बहुत सिमिलर है, हम लोगों ने साथ में ही एंट्री की थी। शुभम ने किया था ओवरलैंड, ये कज़ाकिस्तान से आए थे, और मैं आया था बाई एयर। और मेरे साथ में है ट्यूनीशिया से ताज़, और इनका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वीज़ा वैलिडिटी पीरियड इनका एक्सपायर हो गया था। कल ये दिल्ली के लिए निकल रहे थे, एयर अस्ताना की फ़्लाइट थी इनकी बिश्केक से, तो इनको वापस भेज दिया गया। इमिग्रेशन अथॉरिटी ने कहा कि आपका वीज़ा टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं अपने हॉस्टल में जहाँ पर अभी रह रहा हूँ वहाँ पर मैं मिला था एक और स्पेनिश टूरिस्ट से, उनका भी यही केस था। उनको ओवरलैंड क्रॉस करना था कज़ाकिस्तान में, और एक बड़ी स्ट्रेंज बात उनके साथ में ये हुई कि 12 बजे दोपहर को, करीब 1 बजे के आसपास उन्होंने क्रॉस किया बॉर्डर, और किर्गिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं इमिग्रेशन, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा टाइम पूरा हो चुका है। वो लास्ट डे एग्ज़िट कर रहे थे किर्गिस्तान को, कज़ाकिस्तान बॉर्डर पे जब वो पहुँचे तो किर्गिस्तान अथॉरिटी ने कहा कि आपका जो वीज़ा है वो ख़त्म हो चुका है, जबकि वो लास्ट डे था उनका। 12-1 बजे के आसपास वो एग्ज़िट कर रहे थे। उनको ये कहा गया कि आपका जो वीज़ा है वो दोपहर 12 बजे ख़त्म हो गया। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि बेहतर है आपकी वीज़ा एंड डेट से, लास्ट डेट से पहले ही आप जिस भी कंट्री में हैं उससे पहले निकल जाएं, या फिर सारे वीज़ा रूल्स को अच्छी तरीके से पता कर लें, ख़ास तौर पे तब जब आप कुछ इस तरह की ऑड कंट्रीज़, अभी मेरे लिए ऑड हो गई है क्योंकि वीज़ा रूल्स इनके बड़े ऑड ही हैं, या फिर आप कुछ इस तरह की ऑड कंट्रीज़ में हैं। भागा तो वैसे ही था। अभी अंकित हैं साथ में, यही हमें लेकर जा रहे हैं। अंकित यहाँ पर काफ़ी महीनों से हैं, काफ़ी सालों से रहते हैं, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में रहने का इनको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। रशियन बोलते हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे रशिया में हम लोग जब वीज़ा लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसके पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। यहाँ कोई भी अंदाज़ा नहीं था। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे और शुभम को पहले ही पता चल गया। अगर ये बात मुझे उस दिन पता चलती एयरपोर्ट पे जाकर, जिस दिन मेरी फ़्लाइट होती, तो मेरी फ़्लाइट पक्का छूटती और मुझे वापस आना पड़ता। मेरी फ़्लाइट के पैसे बर्बाद हुए होते, और वो जो एयरपोर्ट आना जाना और जो मेंटल जो टेंशन जो हुई होती, वो उसका तो खैर क्या बताऊँ मैं आपको। बट पता नहीं, ये जहाँ अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये शायद जो सारा प्रोसेस है ये डुप्लीकेशन है। जब वीज़ा हम लोग लेते हैं किसी भी कंट्री का, तो वीज़ा का मतलब होता है परमिशन लेना। तो कंट्री अलाउ करती है आपको, ठीक है आप हमारे देश में आ सकते हैं। तो वीज़ा देने से पहले वो सारा कुछ अपने हिसाब से जो उनका क्राइटेरिया होता है वेरिफिकेशन का, जैसे यूएस बहुत ही ज़्यादा उनका काफ़ी कड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस है, तो इस वजह से बहुत कम लोगों को यूएस वीज़ा या शेंगन वीज़ा मिलता है। तो आप उसी में छांट लो ना, जिनको आपको अलाउ नहीं करना है। आने के बाद में दोबारा से
उनको तंग करना, दोबारा से आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं उसी सारे प्रोसेस में। आप आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जानना कि टूरिस्ट कहाँ रुके हैं, उनका प्लेस ऑफ स्टे क्या है, वो उसी लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ताकि आप 30 डेज़ के लिए आए हो, 90 डेज़ के लिए आए हो, मे बी आपने इनिशियली आपने किसी होटल का आपने दिया कि आप इस होटल में स्टे करने वाले हो, बट मे बी आप दूसरी सिटी में ट्रैवल करोगे, या जैसे आप हिच हाइकिंग कर रहे हो, या ट्रैवलिंग और स्टेइंग इन अ हॉस्टल, तो वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए वो एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो जाता है उस केस में। ठीक है, मतलब ये रीज़न समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों है, लेकिन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए इस रजिस्ट्रेशन का जिसमें लोगों को हरासमेंट ना हो, चाहे वो ऑनलाइन हो। बल्कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं तो ये चीज़ होटल को खुद करनी चाहिए, हॉस्टल को खुद करनी चाहिए कि ये हमारे यहाँ पर है, वीज़ा नंबर ये और ये बंदा हमारे यहाँ। एक ऑनलाइन प्रोसेस होना चाहिए जिसमें आप जैसे अगर अपने लोकेशन भी चेंज करें तो आप टूरिस्ट खुद ही डाल सके अपने पासपोर्ट नंबर के साथ, या अपडेट हो जाए। मुझे नहीं पता ये वीडियो बनाने के बाद में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हाँ, इंडिया में अगर यही चीज़ होती है टूरिस्ट के साथ में भी होती है। हाँ, फॉरेनर्स को पुलिस के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हाँ, FRRO होता है। हाँ, कुछ अब बताना पड़ता है कि आप कहाँ स्टे करने वाले हो, मे भी शायद लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए। बट काश वो ऑनलाइन हो। मुझे नहीं, कोई अंदाज़ा भी नहीं इंडिया में किस तरीके से होता है, लेकिन अगर नहीं है ऑनलाइन तो उसको ऑनलाइन होना चाहिए। मतलब आप उसको कम से कम हैरेसमेंट वाला सिस्टम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो वो। जैसे मैं काउच सर्फिंग कर रहा हूँ, अब मैं सपोज मैं आपके ही घर पे रह रहा हूँ जी, अब आपके पास में तो अथॉरिटी नहीं होगी बिल्कुल उसमें डालने की, तो टूरिस्ट के पास में ही होना चाहिए कि मैंने खुद ही डाल दिया। यस, आपने अपना नाम डाला, वीज़ा नंबर डाला और अपना एड्रेस डिटेल्स डाल दिया, उतना काफ़ी है। ये पीछे है डिपार्टमेंट वो वाला, मेरे ख्याल से 20 मिनट हम लोग अंदर रहे होंगे, 20-25 मिनट। सबसे पहले एक काउंटर था जहाँ पर हमने टोकन लिया, और टोकन लेने के बाद उन्होंने हमें बता दिया, टीवी स्क्रीन पर टोकन का इंतज़ार करते रहे। टीवी स्क्रीन पर 5 मिनट में हमारा नंबर आ गया। अंकित साथ में थे तो उनको रशियन आती है, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और कुल मिलाकर अब ये पता चला है कि हमें बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले होटल से एक लेटर लेना है कि हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे थे। उस लेटर को दिखाने के बाद हमें जाना होगा फ़ाइन भरने के लिए, जो कि शायद 10,000 सोम है। फिर वो रिसिप्ट लेके 10,000 सोम की, और वो लेटर लेके, और जो हमारा वीज़ा की कॉपी है, ई वीज़ा की कॉपी लेके, और पासपोर्ट की एक फ़ोटो कॉपी लेके, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके वापस यहाँ पर आना है। फिर ये लोग एक रजिस्ट्रेशन बना के देंगे, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग एग्ज़िट कर पाएंगे। ये 30 दिन से ऊपर अगर आप यहाँ रहते हैं इस देश में, तब आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है इंडियंस के लिए। पर एक बात है, अभी अंकित बता रहे हैं कि ये जो ड्यूरेशन है 30 डेज़ वाली, ये अक्सर चेंज होती रहती है। 5 डेज़ फॉर ट्यूनिशियंस, फॉर अस, हम लोगों के लिए 30 डेज़, फॉर ट्यूनिशियन इट इज़ जस्ट 5 डेज़। तो ये बड़ा अजीब व गरीब चक्कर है, हमारे लिए भी कभी भी चेंज हो सकता है। तो भैया देख लेना जब भी आप आ रहे हो। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस देश के टूरिज़्म के लिए, जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं। वीज़ा ऑफ देते हुए अगर आप वेबसाइट पर ही बता दो ये सारी चीज़ें, तो हमें पहले से क्लियर हो जाए ना यार। इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। मेरा कैमरा है, अपने आप से बात कर रहा हूँ। इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है होटल्स से मिलने वाले एक लेटर के साथ। इस लेटर में ये लिखा जाता है कि ये गेस्ट हमारे हॉस्टल में या हमारे होटल में इस डेट से इस डेट तक रहे थे। लेकिन हमारे हॉस्टल के साथ प्रॉब्लम थी कि ये खुद रजिस्टर्ड नहीं था, ये यहाँ किर्गिस्तान के सरकारी कागज़ों में रजिस्टर्ड नहीं था। इसकी वजह से हमें इतनी परेशानी हुई, कभी यहाँ कभी वहाँ, इतने सारे फ़ोन कॉल्स हमें करने पड़ रहे थे कि यहाँ से हम लोग लेटर लें कैसे। ये हैं होटल के ओनर, और इन्होंने हमारे साथ कुछ इस तरीके से बिहेव किया। एक नया दिन शुरू हो गया है और वही सारी चीज़ें चल रही हैं। मंडे है आज। पीछे एक आड़ू खड़ा हुआ है मेरे साथ में, बहुत बुरी तरीके से परेशान किए जा रहा है, और हो भी रहा है खुद। ये एक्चुअली ओनर है इस हॉस्टल का, जिससे मैं आज तक नहीं मिला था। अब इसका कहना ये है कि उन सारे ऑफिसों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं। खैर जो भी होगा बताता हूँ। पासपोर्ट का है मेरा।
Where are you going? Yok, durdular. इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। Kamera, tatlı. मेरा कैमरा है, अपने आप से Yok, बात कर रहा हूँ tatlı. Sen özün tatlı. मैं। अपने आप से बात कर रहा हूँ। Yaktar, tatlı. हाँ, उसको नहीं ले रहा मैं। गुस्सा दिला रहे हैं खामे खा मेरे को भी सुबह सुबह। ओके, कम। तो जाना भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है? I know, understand. You are not good. You are not helping us. Меня снимать, зачем меня снимать? अपना कैमरा फिलहाल ऑफ करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है इसके पास। Ты ему скажи вот этому своему другу, что я уже увидел, я уезжаю. хорошо। आप उसके पास से आ जाइए। रीजा कौन है उसके पास आप मुझे फोन करवाइए। भगवान तुम्हारा भला करे। बाय। एक नंबर का आड़ू इंसान था ये। किर्गिस्तान का पहला ख़राब एक्सपीरियंस जहाँ पासपोर्ट ले लिया मैंने। मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे के पास में इस हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन पेपर्स नहीं थे। पुलिस वालों ने इसको खूब डांटा। पहले हम लोग गए थे उस मॉल में जहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस था। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से ये हमको लेके चला गया पुलिस स्टेशन। कहाँ लेके जा रहा है कुछ नहीं बता रहा था। हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तो फिर वहाँ पर ऊपर लेके गया पुलिस वालों के पास में, और जब उसने मेरा पासपोर्ट और मेरा वीज़ा दिखाया इन लोगों को, पुलिस वालों को, तो मेरे ख्याल से इस बंदे को डांट पड़नी शुरू हुई थी कि ये काम तुम्हारा है, इनका नहीं था, टूरिस्ट का नहीं था। और अब ये हमको वापस हॉस्टल लेके, कुछ नहीं बताया इसने कि क्या करना है। यहाँ आके हॉस्टल के सामने रोक के कहता है मेरी गाड़ी से उतर जाओ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। फिर मैंने अंकित को कॉल किया। अंकित जो यहाँ पर काफ़ी सालों से हैं और रशियन समझते हैं, इन्होंने बात की अंकित ने, और अंकित ने कहा कि आप उतर जाओ इनकी गाड़ी से, क्योंकि मैं बिल्कुल अड़ गया था इस बात पे कि यार अगर आप मेरे को ये सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो कौन देगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। इमेजिन हॉस्टल। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं बुकिंग के लिए, लेकिन असल में वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। वो लीगली किसी भी पेपर में, गवर्नमेंट के पेपर्स में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। और ऐसा सिर्फ किर्गिस्तान या इस आसपास के देशों में नहीं होता है। मैंने इस तरह के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और भी देशों में देखी हैं। जॉर्जिया में मेरे साथ कुछ एक ख़राब एक्सपीरियंस हुआ था। इंडिया में मेरे साथ ऐसा हुआ है रिसेंटली। असल में booking.com जैसे पोर्टल्स पर प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराना बहुत आसान होता है। यही रीज़न है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बिना कागजातों के भी, बिना वैलिड कागजातों के भी रजिस्टर हो जाती हैं पोर्टल्स के ऊपर। जो सारा ड्रामा था वो थोड़ा सा सेटल होता दिख रहा है। मतलब वो जो भाई साहब थे उन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं दे सकता, भाड़ में जाओ, लगभग ऐसे ही कह दिया था उन्होंने। और फिर हम लोग अंदर आए तो यहाँ पर रोमा जो इसके मैनेजर हैं, पहले तो इन सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। आज फिर इन्होंने कहा कि यार चलो मैं बना के देता हूँ, और इन्होंने फाइनली जो बना के दिया है उस पर स्टैम्प नहीं है। अब देखते हैं कि बिना स्टैम्प के ये चलेगा या नहीं। हम लोग एक चांस लेने के लिए जा रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं इस वक्त। अब हम जा रहे हैं वापस उसी ऑफिस जहाँ हम लोग गए थे फ्राइडे मॉर्निंग। लेट्स सी क्या होता है। अपने हॉस्टल से बिना स्टैम्प का एक लेटर लेके हम पहुँचे वापस इस ऑफिस में। इस दिन हमें मिली एक लेडी ऑफिशियल, और जब हमने उनको वो लेटर दिखाया जो हॉस्टल से हमें मिला था, और अपने सारे कागजात दोबारा दिखाए और अपनी परेशानी बताई, तो उन्होंने कहा कि ये वैलिड नहीं है। हमें मालूम था, हमें लग रहा था क्योंकि स्टैम्प नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा, लेकिन हमने चांस लिया और हम फेल हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए ये पॉसिबल कर सकती हूँ, आपको कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी, 5,000 रुपये दो और मैं आपको यहीं पर लेटर बना के दे दूँगी, इसके लिए कोई रसीद नहीं मिलेगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मौका था विदेश में घूमते हुए जहाँ पर एक ऑफिशियल मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहा था। हाँ 7 हो गई। 7 नवंबर 1:20 थर्सडे। हम फिर से निकल चुके हैं सीधे साधे से लोग, भोले भाले से लोग, 2 हिंदुस्तानी
किर्गिस्तान में परेशान हो रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। वो फ्राइडे का दिन था जब हम लोग पहली बार गए थे, है ना? हाँ, ठीक, एक हफ़्ता हो गया। इस बीच में 2 दिन काफ़ी यहाँ पर ठंड थी, बर्फ़ पड़ी थी, माइनस में टेम्परेचर था, इस वजह से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई थी। अब हम जा रहे हैं अपने देश के लोगों से मिलने के लिए इंडियन एम्बेसी, और देखते हैं हमारी रोनी सूरत को देखते हुए वो हमारी कितनी मदद करते हैं। अच्छा, आपके पास हॉर्न भी है? ये है जी जनाब, इंडियन एम्बेसी पहुंच गए हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं। वो तिरंगा हमारा, अभी हवा नहीं चल रही है इसलिए ज़्यादा ठीक से दिख नहीं रहा होगा। एम्बेसी से बाहर निकल रहा हूँ, यहाँ से तो कोई मदद मिली नहीं, बल्कि कुछ उन्होंने हमें ज़रूरी सबक सिखा दिए हैं कि भाई साहब, सबसे पहले तो आप जब CIS कंट्रीज़, मतलब इन सारी कंट्रीज़ में हैं जो रशिया से निकली थी, मतलब USSR से, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सारी कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन कराना बड़ा ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने ज़रूर दे दी। जैसे ही वहाँ अंदर मैं गया तो जो भाई साहब मिले, क्या काम है? मैंने कहा इस काम से आया हूँ। ठीक है, वहाँ जाके बैठ जाओ। काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। फिर एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, आपको ये सब करना चाहिए था, आप जब जिस देश में आए हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपको ये सारे के सारे 30 दिन का रूल पता होना चाहिए था। मैंने कहा भाई साहब चलो गलती हो गई, लेकिन अब जो हम फंस गए हैं, हम रूल्स फॉलो करना चाह रहे हैं, हम फ़ाइन भरना चाह रहे हैं, पेनल्टी दे रहे हैं उसके लिए, अब क्या करें? हमारे पास वो कागज़ ही नहीं है हॉस्टल का, वो हॉस्टल इलीगल है। बल्कि वो कागज़ नहीं होने की वजह से हम इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो रिश्वत मांग रहे हैं। 5000 सोम की रिश्वत मांगी थी उन मोहतरमा ने। उन्होंने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट्स मत दो, मैं आपको बना के दे दूँगी, 5000 मुझे दे दो, आप कोई रसीद आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारी की सारी बात बताने के लिए हम इनके पास आए। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं किसी को बुलाता हूँ। फिर एक सीनियर ऑफिसर आए, कोट पहना हुआ था उन्होंने। इतनी सारी कंट्रीज़ में गया, लेकिन किसी भी एम्बेसी में, मतलब कभी इंडियन एम्बेसी में जाना कहीं नहीं हुआ था। आज हुआ, और ये एक्सपीरियंस रहा, जो कि पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगा। परदेश में आपका देश नहीं, परदेश में आपका दोस्त, या समथिंग, ये हमारी इंडियन एम्बेसी का स्लोगन बनाया गया है। और मैंने शुभम ने कहा कि सर आप तो परदेश में हैं, हमारे दोस्त हैं, हम आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? प्लान कुछ ऐसा है कि या तो रिश्वत देनी होगी और तब जाके वो कागज़ हमें मिलेगा जिसके बाद ही हम कहीं जा पाएंगे, या फिर किसी और होटल में जाके रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप एक कागज़ बना के दे दो। फिर उस कागज़ को लेके रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक लेटर बना के देगा, वो लेके पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ फ़ाइन भरेंगे। फिर वहाँ से हम वापस रजिस्ट्रेशन में आएंगे, वो कागज़ देंगे कि इन्होंने फ़ाइन भर दिया है, फिर वो रजिस्ट्रेशन कार्ड देंगे, तब जाके हम लोग एग्ज़िट कर पाएंगे। ये सब तब है जब हमारे पास में वैलिड वीज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन एम्बेसी, परदेश में हमारा दोस्त। वो एयरलिफ्ट देखी है ना? हाँ, एक सरकार हज़ारों लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट करके अपने देश में बुला कर ला रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, बहुत मदद करते हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ट्वीट करने पर इतनी हेल्प मिलती है, और इसी उम्मीद में आज मैं वहाँ गया था कि शायद हमारी मदद होगी। जानते हैं हमने गलती की है, हम इग्नोरेंट रहे, बट हमारी इग्नोरेंस का फ़ायदा आप लोग मत उठाइए कि आपकी गलती है, अब आप भुगतो। हम मदद के लिए आपके पास आए हैं। जब आप इतने बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस विदेश में जाके कर सकते हैं अपने देश के लोगों को बचाने के लिए, तो जनाब हम तो बहुत ही साधारण से आम आदमी से हैं, हमारी परेशानी बहुत बड़ी नहीं है, हम फ़ाइन चुकाने को तैयार हैं। बस आप अपने लेवल पे यार पुलिस स्टेशन में बात कर लो, फॉरेन अफेयर्स में बात कर लो, जो यहाँ की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। थोड़ा सा भी एक फ़ोन चला जाएगा तो हमारी बहुत बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। बस उतना ही करना है, आपको एक फ़ोन घुमाने की ज़रूरत थी। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं आपको बताऊं कि मैं प्रधानमंत्री का पोता हूं या प्रधानमंत्री का कुछ लगता हूं। मेरा इंडियन पासपोर्ट ही काफ़ी है, मैं इस देश का नागरिक हूं। और बस उन्होंने कहा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ मिनिस्ट्री को मेल लिख सकते हैं, और वो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तब कहा जब हमने कहा कि भाई साहब हज़ारों फॉलोअर्स हैं, तो तब उन्होंने थोड़ा सा गंभीर होकर बात करी। बस इतना ज़रूर थोड़े से पॉइंट्स मैं इन जनाब को दे सकता हूँ कि बहुत पोलाइट थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बात वो कर रहे थे। लेकिन हम वहाँ पर सज्जनता देखने के लिए नहीं गए थे, हम मदद मांगने गए थे। आज
ट्यूसडे है 12 नवंबर और टाइम हुआ है 3:05 और मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर शायद मुझे पहले आ जाना चाहिए था। मसला अभी भी हल नहीं हुआ है, काफ़ी सारे दिन हो चुके हैं। हॉस्टल की तरफ से जो कागज़ हमें चाहिए था वो क्योंकि हमारा हॉस्टल नहीं दे सका था, तो आज हमने क्या किया, बहुत सारे होटल्स को कांटेक्ट किया। अब हमने उनसे ये कहा कि आप हमसे बेशक पैसे ले लीजिए, मगर अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो हमें ये वाला एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आप मेंशन कर सकें कि इस डेट से लेकर इस डेट तक ये जो गेस्ट हैं हमारे यहाँ पर रुके थे, ये इनका पासपोर्ट नंबर है। मैं हूँ उस वक्त होटल में और इन्होंने मेरे को वो डॉक्यूमेंट दे दिया है। इसके लिए मुझे चुकाने पड़े इनको $10, करीब 700 रुपये, 700 सोम के आसपास मुझे इनको पैसे देने पड़े, जिसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ये हमारे होटल में रहे थे। मुझे उम्मीद है अब इससे काम चल जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। अब हम यहाँ से जाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इंडियन एम्बेसी से तो हमें कोई हेल्प मिली नहीं थी, तो ये दूसरा तरीका है, तो आप भी अगर चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, थैंक्स, बाय। ये सारा प्रोसेस इतना ज़्यादा उबाऊ था, इतना थकाऊ था। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पुलिस ने, हालांकि पुलिस ने भी हमें काफ़ी दौड़ाया था, लेकिन अब की बार हमारे पास में लेटर था। हम वहाँ पहुँचे और उन्होंने 1030 सोम, 1030 सोम लेकर हमें एक पेनल्टी वाला एक चिट्ठी दे दी थी। उस चिट्ठी को लेकर हम पहुँचे रजिस्ट्रेशन ऑफिस और शायद 120 या 130 रुपये यानी 130 सोम के आसपास हमने फ़ीस दी रजिस्ट्रेशन के लिए, और करीब 1-2 घंटे के अंदर हमको वो कागज़ मिल गया जिसके लिए सारी की सारी मशक्क़त की थी। खैर, Booking.com जैसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आज भी लिस्टेड हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन परेशानी होने पर अक्सर हम अपनी एम्बेसी से हेल्प लेते हैं। ऐसे में अगर एम्बेसीज़ भी हमारी हेल्प ना करें तो ये थोड़ा सा दुख देता है। इंडियन एम्बेसी के सुझाव क्या हैं मेरे लिए, शुभम के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए? पहला सुझाव, जिस भी देश में आप घूमने जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज सीख कर जाएं अच्छे से। ये पहला सुझाव। इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? इसमें कितने कंट्रीज़ हैं जो कि इंग्लिश बोलती हैं? आई थिंक मुश्किल से 15-20 होंगे। उसके अलावा आपको, अगर आपको सारे कंट्रीज़ जाना है नहीं, इस हिसाब से अगर शुभम का जो ट्रिप है, कितने कंट्रीज़ करने वाले हो भाई? 40 कंट्रीज़, 40 कंट्री करने वाले हैं भाई साहब। तो इनको 40 देशों की भाषा आनी चाहिए। या अभी कहाँ तक मुमकिन है ये, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। और कोई सुझाव था इंडियन एम्बेसी का? और क्या था, हाँ, प्रत्येक कंट्रीज़ के रूल को अच्छे से 2-3 घंटे तक पढ़ते रहो जितना हो सके। हाँ, हालांकि इन्होंने घंटे लगा दिए हैं, घंटों का बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। इतना उन्होंने ज़रूर बार बार कहा था कि आप जिस भी देश में जा रहे हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली पढ़ें। मैंने कहा सर, हमने प्रॉपरली पढ़ा था। हम लोग थाई वीज़ा जब अप्लाई करते हैं या मलेशियन ई वीज़ा जब अप्लाई करते हैं या जो भी ई वीज़ा अप्लाई करते हैं, होम पेज पर या प्रोमिनेंटली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम फॉलो करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो कहीं छिपी हुई थी, तो इसलिए हमसे छूट गई, इसलिए हम आपके पास मदद के लिए आए हैं। अब कैसे यार, अब उनका तो ये भी कहना है कि आप ढूंढ के पढ़ो, आप जो चीज़ें मतलब आपको पढ़नी चाहिए, ये गलती आपकी है। तीसरा, उन्होंने ये लास्ट में कहा कि सर, मैंने कहा कि आप अपने लेवल पे कुछ तो करो, हमारी बात पहुंचा तो दो आप। तो उन्होंने कहा कि हम मेल करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेल कर दो। फिर उन्होंने कहा पहले आप मेल करो पहले आप करो, उसके आधार पे हम कुछ करेंगे। तो ठीक है, करते हैं। हम मेल ही करने के लिए आए हैं यहाँ पर। यहाँ मेल ही करना, हम यहाँ घूमने थोड़ी ना आए हैं, हम मेल करने के लिए आए हैं आपको। ऑफिस के चक्कर काटने के लिए आए हैं यहाँ पर। और चक्कर काटने आए हैं, एक वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के चक्कर, एक पुलिस के चक्कर और एक एम्बेसी के चक्कर। बस यही तो करने आए हैं हम लोग।